हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप। सो यहाँ पे हम ज़ेनिथ गुरु का नेक्स्ट स्टेप का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, वैसे ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप है क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना। ज़ेनिथ गुरु की तरफ से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, ठीक है, जिसका नाम है ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप, और ये हमारा 2.0 है, ठीक है। पिछले सेशन में ऑलरेडी हमारा नेक्स्ट स्टेप 1.0 हमने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। बट इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे और दोनों के दोनों फुल सिलेबस टेस्ट पेपर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेपर 1 है, जिसमें टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन आता है, जाहिर सी बात है आपको आता होगा, क्योंकि हमने सारे के सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से की है। इवन हमने इतने सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। सो आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आते होंगे एंड आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। एंड ये आपका यहाँ पे ऑफ कोर्स, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे होते तो इसको स्कैन करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इसको स्कैन करके हमें गूगल रिव्यू भी कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप अभी तक हमसे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हो, ठीक है, आप अपनी क्लास में अभी तक नहीं जुड़े हो ज़ेनिथ गुरु में, तो आप इसको स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब देखो, इसको स्कैन करके हमारे साथ जुड़ने में ना आपको बहुत फ़ायदा होगा। कैसे? आपका कोई भी डाउट होगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से हमसे मांग सकते हैं। इवन नेक्स्ट स्टेप के जितने भी टेस्ट होंगे हम ग्रुप में शेयर करते हैं, आप वहाँ से सारे के सारे टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। एंड हम उसको एनालाइज भी करेंगे, राइट। तो फटाफट से जाइए और व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, बेसिक इन्फो मैंने आपको दे ही दिया है कि टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे एंड हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपको 20 क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे मिलेंगे 30 मिनट, ठीक है। एंड अगर आपके इस टेस्ट में 20 आउट ऑफ 20 आते हैं, ठीक है, सो दैट मीन्स आप कौन सी कैटेगरी में आएंगे? आप जीनियस की कैटेगरी में आएंगे। 18 या फिर 18 अबव आता है, दैट मीन्स एक्सीलेंस। 15 या फिर 15 अबव आता है, दैट मीन्स परफेक्ट। अगर 12 आता है, सो दैट मीन्स एवरेज। एंड बिलो 12 पे हम ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप का जो टेस्ट है वो वापस से रिकंडक्ट करा देते हैं, ओके। चलो, तो इसके अकॉर्डिंग आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। एंड क्वेश्चन 1 के बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज, What type of heat transfer takes place in solid? Solid में किस टाइप का हीट ट्रांसफर होता है? हमने 3 टाइप के हीट ट्रांसफर पढ़े हैं, राइट। कौन कौन सा? कंडक्शन है, कन्वेक्शन है एंड रेडिएशन है, राइट। सो यहाँ पे हमको बताना है किस में? सॉलिड में, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सी, सॉलिड की अगर हम बात करें, मान लो कि हमने एक बोल लिया और उसको हमने गैस के ऊपर रख दिया। अब जैसे ही हम उस गैस को ऑन करेंगे, वहां से हीट ट्रांसफर होगी। क्या बोल के पार्टिकल एक जगह से मूव होके दूसरी जगह पे जा पाएंगे? आंसर है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, बट पार्टिकल कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी, ठीक है। पार्टिकल क्या करेंगे? अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे विदाउट मूविंग फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। सो इस टाइप के मोड ऑफ ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम कंडक्शन बोलते हैं। एंड ये जनरली हमको सॉलिड के केसेस में ही देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर हम लिक्विड या फिर गैसियस के बारे में बात करें, सो दैट इज कन्वेक्शन। एंड जहां पे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशंस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर सोकिंग इनटू सॉइल इज कॉल्ड, ठीक है। तो आप जमीन पे क्या करोगे? पानी गिरा दोगे, है ना, जनरली गिराते भी होंगे। तो आप क्या देखते हो, जब मिट्टी पे आप पानी गिराते हो ना, तो कुछ टाइम के बाद वो जो सॉइल है उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज
कंडेंसेशन, इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड इनफिल्ट्रेशन, सबका मतलब वन बाय वन हम समझ लेते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जो गैशियस है, जो वेपर है, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। इवापोरेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ कंडेंसेशन, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। नाउ व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? जब क्या होता है यहाँ पे, कंडेंसेशन हो गया, ठीक है, इवापोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, बादल बन जाते हैं, फिर जो क्लाउड है वो हैवी हो जाते हैं एंड देन वो रेन की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में या फिर स्नो की फॉर्म में हमारे पास वापस आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। एंड इनफिल्ट्रेशन का मतलब है सोकिंग ऑफ वाटर, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, सोकिंग ऑफ वाटर। सो यहाँ पे हमसे सोकिंग ही पूछा गया है, सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3rd। So question 3rd है, which sequence correctly represents the movement of oxygen in human? So देखो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। सो ब्रीदिंग के बारे में बात करें, दैट इज द फिजिकल प्रोसेस, बट जब भी हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं, दैट इज अ केमिकल प्रोसेस, जहाँ पे पूरा हर एक चीज़ बताई जाती है कि कैसे ऑक्सीजन हमने इनटेक किया, वो किस तरीके से हमारे नोज से ट्रैकिया में गया, ब्रोंकाई में जाता है, फिर एल्वेलाई में जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ एल्वेलाई वो पूरे हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है और हमारी पूरी बॉडी को एनर्जेटिक बनाता है, राइट। तो वही हमसे यहाँ पे सीक्वेंस पूछ रहे हैं कि भाई एयर कैसे कैसे जाता है। सो नोज टू ट्रैकिया, ट्रैकिया टू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई टू एल्वेलाई एंड एल्वेलाई टू ब्लड, ठीक है। दिस इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है नोज टू लंग्स, देन ब्रोंकाई, ट्रैकिया एंड एल्वेलाई। Third one is nose to trachea, alveoli, bronchi and blood, and the fourth one is nose to bronchi, trachea, alveoli and blood. See, सबसे पहले एयर जो है हमारे नोस्ट्रिल से जाएगा, नोस्ट्रिल के बाद ट्रैकिया में ट्रैवल करता है, ट्रैकिया के बाद होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स एंड देन ब्रोंकाई। यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। सो ब्रोंकाई के बाद आता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या आता है, कुछ ऐसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके से ना, ये गुच्छा जैसा हमको दिखता है, दिस इज कॉल्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इसी सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्वेलाई। एंड इस एल्वेलाई के पास बहुत सारे, देखो यहाँ पे ना बहुत सारे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, बहुत पतली पतली वेन्स बोल सकते हैं जिसको हम, एंड इसी के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर होता है थ्रू आउट आवर बॉडी, राइट। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3rd, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। Now, next question is question number 4th. So question 4th is the time period of a pendulum depends on, pendulum बनाते हैं सबसे पहले, pendulum में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, one is string and the second one is bob, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, this is string and this is bob। तो टाइम पीरियड जो है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है इन अ पेंडुलम? द मास ऑफ द बॉब, शेप ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द मटेरियल ऑफ द बॉब। देखो, बॉब से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किससे फर्क पड़ता है? वो जो स्ट्रिंग होती है, कितनी लंबी स्ट्रिंग है, कितनी छोटी स्ट्रिंग है, इससे पूरा का पूरा टाइम पे फर्क पड़ता है, इससे पूरा का पूरा टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। सोचो, जितनी लंबी स्ट्रिंग होगी उतना दूर तक फर्स्ट एंड में जाएगा, फिर उसको सेकेंड एंड तक पहुंचने में और ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। अगर छोटी स्ट्रिंग होगी तो फटाफट से फर्स्ट एंड में पहुंच जाएगा एंड देन सेकेंड एंड में पहुंच जाएगा, है ना। तो स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। क्वेश्चन नंबर 4th, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। So, question 5 is plants respire, ठीक है। So, plants respiration का process कब follow करते हैं? Yes, only during day, only during night, only during photosynthesis and both day and night। अच्छा चलो ठीक है, प्लांट्स को छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये कब फॉलो करते हो, तो आप क्या बोलोगे? हम तो हर टाइम रेस्पिरेशन का प्रोसेस फॉलो कर रहे होते, चाहे हम बात कर रहे होते, खाना खा रहे होते, सो रहे होते, कुछ भी कर रहे होते, हर वक्त हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट्स भी होते हैं,
है ना। ऐसे ही प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स भी दिन में भी सांस लेते हैं, रात को भी सांस लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो दिन में एक और प्रोसेस कर रहे होते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस, इसीलिए बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सिर्फ रात के टाइम पे ही प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये चीज गलत है। दिन के टाइम में भी प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं, दिन के टाइम में भी वो सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, बट ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसकनेक्शन हो जाता है। ठीक है, सो प्लांट्स रिस्पायर बोथ डे एंड नाइट, है ना, दिन और रात दोनों टाइम प्लांट्स जो हैं वो सांस लेते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। So, which device form an inverted image? Inverted image का मतलब क्या होता है? उल्टा इमेज। ठीक है, अगर आप खुद को शीशा में देखोगे तो कैसे दिखेगा? सर की जगह सर दिखेगा, पैर की जगह पैर दिखेगा, राइट। लेकिन अगर आप ऐसे मिरर में देखो जहां पे आप ऐसे सीधा खड़े हो बट आपको मिरर में ऐसा उल्टा दिख रहा है, सर की जगह पैर दिख रहा है, पैर की जगह सर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दैट इज मिरर, पेरिस्कोप, क्लाइडोस्कोप एंड पिनहोल कैमरा। सी, मिरर तो देखो, मिरर में तो आप सभी ने देखा है ना, मिरर में आप सबने देखा है कि सर की जगह सर ही दिखता है, हाथ की जगह हाथ ही दिखते हैं और पैर की जगह पैर ही दिखते हैं, राइट। तो मिरर इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। फिर हम बात करते हैं पेरिस्कोप एंड क्लाइडोस्कोप। ठीक है, तो पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप मतलब जो ऐसी जगह जहां पे हम खुद नहीं देख सकते हैं, ठीक है, हमारी हाइट से बहुत ऊपर की कोई चीज है, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। सो विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस व्हिच इज यूज्ड इन पेरिस्कोप, है ना, तो हम वहां पे पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं एंड पेरिस्कोप हमको बिल्कुल इरेक्ट इमेज ही शो करता है, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाइडोस्कोप, तो क्लाइडोस्कोप शोज मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, वो एज इट इज इमेज शो करता है बट दैट इज मल्टीपल इमेजेस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पिन होल कैमरा, तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने पिन होल कैमरा से ना एक कैंडल देखा, कैंडल का फ्लेम देखा, तो कैंडल का फ्लेम होता है ऐसा, लेकिन पिन होल कैमरे में मुझे कैंडल का फ्लेम कैसा नजर आएगा? इस तरीके से उल्टा नजर आएगा, कलर्ड नजर आएगा। ठीक है, कलर ही होगा वो, लेकिन उल्टा नजर आएगा, इन्वर्टेड नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी यहां पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इज फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड एनर्जी फ्रॉम। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते समय प्लांट्स को कहां से एनर्जी मिलती है? फ्रॉम विंड, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। कहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं? सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन 8 इज व्हाट टर्न लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, किसकी वजह से लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हो जाता है? ठीक है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज लाइम वाटर, है ना। चूने का पानी देखा है, चूना वाला पानी, दैट इज कॉल्ड लाइम वाटर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? CaOH का होल ट्वाइस। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम और क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सो दे फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बनाता है, जो कि कैसा होता है? मिल्की होता है। ठीक है, जो कि कैसा होता है? मिल्की होता है। तो किसकी वजह से टर्न मिल्की? यस, किसकी वजह से टर्न मिल्की? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9th। So, question 9th is pimples are common during adolescence due to। ठीक है, adolescence time यानी कि ऐसा फेज जो अभी आपका चल रहा है, ठीक है, that is called adolescence phase। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के फेसेस पे ना ऐसे छोटे छोटे से पिंपल आ जाते हैं। तो ऐसे ही पिंपल क्यों आते हैं? what is the reason behind it? So, increased activity of sweat gland, increased in oily secretion from skin, increase activity of salivary gland, increase activity of thyroid gland।
सो बेसिकली होता क्या है कि एडोलेसेंस एज में, ठीक है, क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ना अपनी एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटी हम करते रहते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा, ठीक है, धूप के कांटेक्ट में आते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है, ठीक है, डर्ट वगैरह भी होता है, तो वो क्या होता है, वो हमारे पोर्स में जाके क्लॉक हो जाता है एंड ड्यू टू दिस इट क्रिएट पिंपल, ठीक है, तो इस वजह से पिंपल होना नेचुरल बात है, राइट. सो इंक्रीज इन ऑयली सिक्रीशन फ्रॉम स्किन, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th. Question 10th is which of the following substance would turn blue litmus red. ठीक है, किसकी प्रेजेंस में ब्लू कलर का लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. चलो ब्लू टू रेड की अगर हम बात करते हैं, ब्लू टू रेड, रेड बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होने वाली चीज है ना, यानी कि हमारे पास जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा वो किस मीडियम में प्रेजेंट होगा, एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होगा, बिकॉज एसिड हैव द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, राइट. बेस तो नहीं कर पाएगा, है ना, तो सर्च करो कि यहाँ पे एसिड कौन सा है. ऑप्शन है हमारे पास सोप सोल्यूशन, लाइम वाटर, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन एंड विनेगर. सो जब हम सोप सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, सो सोप इज बेस, लाइम वाटर इज ऑल्सो बेस. अभी फॉर्मूला बताया था ना लाइम वाटर का, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस, सो इट इज ऑल्सो अ बेस. कॉमन सॉल्ट इज न्यूट्रल, ठीक है, ना ही वो एसिड होता है ना ही वो बेस होता है. अब हम बात करते हैं विनेगर के बारे में. सो विनेगर इज एसिडिक इन नेचर एंड जब ब्लू लिटमस को विनेगर के अंदर हम डिप करेंगे, सो इट चेंज द कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th. सो अगेन ये क्वेश्चन नंबर 11th हमारा कहाँ से है, मेटल एंड नॉन मेटल, राइट. चलिए, अ सब्सटेंस X इज अ नॉन मेटल दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी अ सब्सटेंस X. ठीक है, हमारे पास एक सब्सटेंस X है, हमें नहीं पता वो क्या है, ठीक है, बट इन्होंने कहा है भाई वो X जो भी है ना वो नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है, लेकिन वो गुड कंडक्टर है. बट हमने तो ये पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर एंड नॉन मेटल्स आर दी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट. लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई ये नॉन मेटल होने के साथ साथ गुड कंडक्टर भी है. अब इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे आता है एक्सेप्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन. सो ऑप्शन है सल्फर, कोल, आयोडीन एंड ग्रेफाइट. सी ग्रेफाइट जो कि किससे मिलके बनता है, कार्बन से मिलके बनता है. कहाँ पे मिलेगा आपको ग्रेफाइट, आप अपनी पेंसिल में देख सकते हो, वो जो ब्लैक कलर की लेड होती है ना, दैट इज ग्रेफाइट. जैसे ही उस ग्रेफाइट को, ठीक है, आप स्विच बोर्ड में ऐसे लगाएंगे आपको करंट का झटका लग जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि भले ही वो नॉन मेटल से मिलके बना है, किससे मिलके बना है, ये कार्बन से मिलके बना है. लेकिन आप इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा हमारा चैप्टर ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करके, राइट. तो वहां पे आपको फिर चीजें समझ में आएंगी. अभी मैं आपको आपके लेवल की चीजें बता देती हूँ, ठीक है. देखो ग्रेफाइट किससे मिलके बना है, कार्बन से मिलके बना है. कार्बन एक नॉन मेटल है बट स्टिल ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. द रीजन इज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है. So for question number 11th, which option is correct? Option D is correct for this question. Okay, now next question है question number 12th. So question 12th is the symbol of a zigzag line represent a zigzag line क्या represent करती है, ठीक है. तो ये हमारा सर्किट वाले से सर्किट चैप्टर वाले से क्वेश्चन है, ठीक है. दिस zigzag लाइन ये हमको क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट इज कनेक्टिंग वायर, दैट इज रजिस्टर, स्विच या फिर लैंप. किसको ये बताती है, यस, तो ये बताती है हर्डल्स को, ये बताती है ऑब्स्टिकल को, दैट इज रजिस्टर, ठीक है, दैट इज रजिस्टर. क्वेश्चन नंबर 12th का ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13th. So, question 13 is, a person standing near the pole sees the sun very low in the sky. ठीक है,
तो यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है, जो कहाँ पे खड़ा है, पोल पे खड़ा है, और उसको सन जो है बहुत नीचे दिख रहा है, बहुत लो साइड में दिख रहा है. व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि the sun is farther away, the sun is the rotation is slow there, the sun rays are highly slanting, and the fourth one is the poles receive less sunlight. क्या रीजन है? यस, क्यों सन बहुत लो दिख रहा होगा, क्यों सन बहुत पास में या फिर नीचे नीचे दिख रहा होगा? द रीजन बीइंग ड्यू टू क्या हो सकता है यहाँ पे? यस, ड्यू टू सन रेज इज वेरी स्लैंटिंग, ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ थोड़ा सा क्या हुआ है, झुका हुआ है, ऐसे स्लैंट लाइन में झुका हुआ है, राइट. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14. So question 14th is a place near the equator remain warm throughout the year mainly because. तो इक्वेटर पे, ठीक है, हमेशा क्या होती है, गर्मी होती है. क्यों? क्या रीजन है कि इक्वेटर पे हमेशा हमको गर्मी मिलती है? बिकॉज इट इज क्लोजर टू द सन, इट रिसीव अ स्लैंटिंग रेज, इट रिसीव डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन, एंड द डेज आर लॉन्गर. क्या रीजन हो सकता है क्यों हमेशा वहां पे वार्मथ होती है, क्यों हमेशा वहां पे गर्मी होती है? बिकॉज इट रिसीव सनलाइट, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द सन. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15. सो क्वेश्चन नंबर 15 इज एडोलेसेंस इज द स्टेज बिटवीन, ठीक है, एडोलेसेंस की एज कौन सी एज होती है, ठीक है, कब आता है बेसिकली? सो इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड. सो इन्फेंसी मीन्स होता है जब आपका बर्थ हो जाता है, ठीक है, 0 to 2 ईयर्स के बच्चों को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं. ओके, सो इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, childhood and adulthood and old age, and none of these. So basically adolescence starts from at the age of the 10 11 to 18 19, ठीक है, that is the age of the adolescence that lie between the childhood and adulthood. ठीक है, किसके बीच में आता है? childhood और एडल्टहुड के बीच में आता है. चाइल्डहुड आप क्या मान सकते हो, 2 साल से लेकर 8-9 साल तक के बच्चों को हम क्या कहते हैं कि हाँ अभी इसका चाइल्डहुड चल रहा है. आफ्टर दैट वो अपने एडोलेसेंस पीरियड में आ जाता है, एंड आफ्टर 19 और आफ्टर 18 वो एडल्टहुड में काउंट करने लग जाता है. ठीक है, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 16. सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन प्रोड्यूस, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है? सी, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, यहाँ पे हम पहले इक्वेशन लिख ले. जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहाँ पे क्या होता है, एक डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है. डेजलिंग वाइट फ्लेम यहां से प्रोड्यूस होती है, यानी कि एक बहुत चमकदार लाइट यहां से निकलती है जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, एंड देन इट फॉर्म वाइट कलर का पाउडर. ठीक है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, ये व्हाइट कलर का पाउडर बनाती है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है. एंड यहाँ पे हमको क्या पूछ रहे हैं, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड नन ऑफ दीज. सो दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17. So question 17th is which is not a product of photosynthesis. ठीक है, कौन सा इसमें से photosynthesis का प्रोडक्ट नहीं है? तो आपको उसके लिए ना पूरी इक्वेशन पता होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस की. फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एक प्लांट को देते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे सनलाइट भी देंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6, और प्लस यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और प्लांट्स भी इनहेल करते हैं. ठीक है, सो कौन सा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं है? ऑप्शंस आर ग्लूकोज, ऑक्सीजन, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे एनर्जी भी आ जाएगा. सो सी, ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज है.
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा. सो ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड एनर्जी, all three are the product of the photosynthesis, but carbon dioxide is not a product. Carbon dioxide is a reactant. क्या है carbon dioxide यहाँ पे? Carbon dioxide यहाँ पे reactant है, ठीक है. So for this question, question number 17th, option D is correct. Next one is question number 18th. Now in question 18th, if we look at our mirror image in the plane mirror, ठीक है, अगर हम plane mirror में खुद को देखते हैं तो क्या होता है, our right hand is the right hand of the image, our image is upside down, our left hand is the left hand of the image, and the D1 is our right hand is the left hand of the image. क्या होता है, खुद सोचो. जब आप खुद को शीशे में देखते हो, है ना, और खुद को शीशे में देख के हाय बोलो, ठीक है, जैसे ही आपने शीशे में देख के हाय बोला, क्या होता है, आपका अगर लेफ्ट हैंड रेस हुआ है तो मिरर में राइट हैंड आपको दिखेगा, और अगर जो आपने राइट हैंड से हेलो बोला है खुद को तो आपको मिरर में लेफ्ट हैंड नजर आएगा. यानी कि यहाँ पे ना इन्वर्टेड क्या हो जाता है, लिटरल इन्वर्जन हो जाता है, लेफ्ट का राइट एंड राइट का लेफ्ट हो जाता है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन डी इज करेक्ट. आवर राइट हैंड इज द लेफ्ट हैंड ऑफ द इमेज, राइट. नाउ next one is question number 19th. So in question 19th, which structure help in gas exchange? ठीक है, plants में गैस एक्सचेंज करने में कौन हेल्प करता है? दैट इज वेन्स, स्टोमेटा, फ्लोएम या फिर रूट हेयर. तो वेन्स तो देखो पानी को पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है. फ्लोएम की बात करें तो ये खाना पहुंचाने में हेल्प करता है. रूट हेयर जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द सॉइल. एंड स्टोमेटा के बारे में अगर हम बात करें, जो कि आपको लीव्स में आसानी से दिख जाएंगी, इस तरीके से टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है. अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ट्रांसपीरेशन कराना एंड गैस को एक्सचेंज कराना. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस को एक्सचेंज कराता है, पहला या इसका फंक्शन हो जाएगा. एंड द सेकेंड वन इज टू डू ट्रांसपीरेशन. सो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट एंड दैट इज क्वेश्चन 20th. सो इन दिस क्वेश्चन, इन यूनिफॉर्म मोशन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, मूव्स विद इंक्रीजिंग स्पीड. ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव करती है. दैट मीन्स अभी 5 की स्पीड से चल रही है, फिर कुछ देर बाद 10 की स्पीड से चलेगी, फिर 15 की स्पीड से चलेगी, ऐसा होता है. या फिर कवर इक्वल डिस्टेंस, हर एक टाइम पे इक्वल डिस्टेंस को कवर करते हैं. मूव्स विद द वेरिंग स्पीड, यानी कि अलग अलग स्पीड से इनका मूवमेंट होता है. एंड द फोर्थ वन इज कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है जहां पे फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. और जब हम इसका डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमको बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा. ये है हमारा डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम ग्राफ, और ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा. दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन. अगर यही आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाते हैं तो वो आपको जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20th एंड इसी के साथ हमने जेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, 2.0 कर लिया है कंप्लीट. देखो ये हमने यहाँ पे पेपर 1 डिस्कस किया था एंड बहुत ही जल्दी आपको पेपर 2 भी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल. ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है. अब हमारी मुलाकात होगी पेपर 2 में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच.